चलो कहाँ तक हम लोग कर लिए थे? क्वेश्चन नंबर 18 तक हो गया था ना। चलो और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, अ ट्रस्ट फंड RS has RS this that must be invested in two different type of bonds. The first bond pays 5% interest per year and the second bond pays 7% interest per year. एक है 5%, दूसरा है 7%। ठीक है, and determine how to divide this 30,000 है ना, this 30,000 among the two types of bond if the trust fund must obtain an annual interest of RS. एनुअल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? पहले वाले में 1800, दूसरे वाले में 2000, इतना इंटरेस्ट मिल रहा है। देखो क्वेश्चन क्या है बच्चा लोग, बाकी एनसीईआरटी बुक है, क्वेश्चन पढ़ रहे होंगे आप लोग, मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि एक ट्रस्ट है जिसके पास 30,000 रुपया मान लेते हैं कि है, जिसे इन्वेस्ट करना है। ठीक है, जैसे आपके घर में भी पैसा आपको इन्वेस्ट करना है, तो दो तरीके से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक में आपको 5% इंटरेस्ट मिल रहा है, दूसरे में 7% इंटरेस्ट मिल रहा है। क्लियर है? तो जो दोनों में करना है इन्वेस्ट, और जो टोटल इंटरेस्ट आपको एनुअल इंटरेस्ट मिल रहा है वो एक में, मतलब दो केस बनाना है कि कितना कितना अमाउंट करेंगे। तो पहला आपको इस पे सॉल्व करना है कि जब 1800 मिले, 1800 तो क्वेश्चन ये है कि कितना कितना अमाउंट आप जमा करेंगे, जिसमें 5% वाले में और 7% वाले में। क्वेश्चन यही है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन को ऐसे हैंडल करेंगे। मान लेते हैं कि x रुपया हम लोग पहले वाले में कर दिए, तो दूसरे वाले में कितना करेंगे? 30,000 माइनस एक्स। सिंपल सा लॉजिक है। तो देखते हैं, पहले वाले में हम लोग किए x। क्लियर है? तो दूसरे वाले में कितना करेंगे? 30,000 माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ ना भी लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया। और हमें इंटरेस्ट कितना मिल रहा था पहले वाले से? मान लेते हैं 5%, तो 5/100। सेकंड वाले से 100। और टोटल एनुअल इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? ये इसके बराबर हो जाएगा। इंटरेस्ट मिला इसके बराबर यही होगा ना। कितना मिलेगा? पहले मान लेते हैं हम लोग 1800 पे सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है? तो देखो ये कितने का है? 1/2 का मैट्रिक्स है, और ये 2/1 का। 2 रो 1 कॉलम, 1 रो 2 कॉलम। क्लियर है? मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है? बिल्कुल है। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो आपस में बराबर होता है तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। ये मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोग को। तो मल्टीप्लिकेशन हम लोग का कितने ऑर्डर का बनेगा? 1/1 का। चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x 5/100, x इंटू 5/100 होगा, और प्लस ये आ जाएगा 30,000 माइनस एक्स इंटू 7/100 होगा, इज इक्वल टू वैल्यू कितना बनेगा? 1800। इसी को सॉल्व करना है ना। चलो देखते हैं, यहाँ 100 होगा, तो ये हो जाएगा 5x/100 प्लस 21 और 4 0 ना। क्लियर है? 7 इंटू 3 21 पे 4 0 माइनस 7x डिवाइडेड बाई यहाँ भी 100 और यहाँ भी 100। क्लियर है? समझ में आ रहा है सबको? कोई वैसा जिसे ना समझ में आ रहा हो हाथ खड़ा करे। ये हो गया। 100 सबके डिनोमिनेटर में है, एलसीएम ले लें। क्या बनेगा? 5x माइनस 7x प्लस 2140। क्लियर है? डिवाइडेड बाय 100 इज इक्वल टू 1800। इस वैल्यू को थोड़ा अब यहाँ सॉल्व करें। देखो ये 100 जो नीचे डिनोमिनेटर में है ये मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएगा। चलो ठीक है, 5x माइनस 7x माइनस 2x प्लस दिस प्लस 21 2 और 2 4 0 इज इक्वल टू 1800 इंटू 100, तो 2 0 और बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है सबको? डिनोमिनेटर में जो वैल्यू 100 था वो मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 0 और वहाँ बढ़ गया। देखो माइनस 2x इज इक्वल टू 18 माइनस 21 2 और 2 4। क्लियर है? 18 और 3 कितना होता है? जल्दी बोलो। 18 माइनस में आ जाता है, तो ये 30,000। वाह वेरी गुड। ठीक है, तो माइनस 3 हो गया, वैल्यू कितना बचेगा? इतना ना। सोच लो। 0 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 4 0 3 आ गया। इधर कितना था? माइनस 2x, माइनस से माइनस घर गया, तो 2x इज इक्वल टू 30,000
तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 15,000, यही वैल्यू आया ना। तो x अगर 15,000 है तो पहला वाला तो निकल गया। तो मतलब कि हमें 15,000 इन्वेस्ट करना है 5% वाले में, और रिमेनिंग कितना बचा 15,000 तो बचेगा, क्योंकि टोटल कितना अमाउंट था 30,000 अमाउंट था। तो दूसरे वाले में भी कितना करना पड़ेगा हम लोग को, 5% वाले में भी इतना ही, और 7% वाले में भी 15,000 इन्वेस्ट करना है। जब 15,000 इन्वेस्ट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, टोटल इंटरेस्ट, एनुअल इंटरेस्ट 1800 मिलेगा, मतलब 1800 मिलेगा। बात समझ में आ रहा है। इसी के ऊपर एक और है क्वेश्चन, जब इंटरेस्ट हम लोग को मिले कितना 2000, तो उस केस में क्या करना होगा। सिर्फ इंटरेस्ट बढ़ा दिया गया है कि अब इंटरेस्ट है 2000, सेम सिनारियो सब कुछ है, तो वैल्यू बताइए कितना होगा। तो हम क्या करते हैं, बाकी सारा तो सेम ही रहेगा, ठीक है, ये वैल्यू सब कुछ सेम रहेगा। मान लीजिए कि x पहले वाले में इन्वेस्ट किए तो रिमेनिंग 30,000 माइनस x सेकेंड वाले में इन्वेस्ट किए, सब कुछ सेम रहेगा। सिर्फ हमें यहाँ से चेंज कर देना है, ये 1800 जो है ना 1800 के जगह पे हम लोग कर देंगे 2000 2000 2000। क्लियर है, हाँ ठीक है। और फिर इधर हम लोग ये चेंज कर देंगे, यहाँ से पूरा ही हटा देते हैं। देखो क्वेश्चन कितना आसान पूछा जा रहा है। ये हो गया। चलो यहाँ के बाद हम लोग यहाँ बढ़ते हैं। तो यहाँ -2x था प्लस, इधर तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो इधर आ जाएगा हमारा 7x माइनस 2x, ये आ जाएगा 2 2 और 2 4 0, ठीक है। और इज इक्वल टू दिस 3 0 है ना, और 2 0 और 5 0, 3 2 5, 3 0 यहाँ और 2 0 यहाँ, 5 0 हो गया। बात समझ में आ रहा है। देखो 2 4, हाँ ठीक है। तो ये कितना था 2 1 0 0 0 0, यहाँ पे है 20 0 0 0 0, तो कितना बचेगा -2x इज इक्वल टू -1, इन दोनों से 1 आ गया, 4 0 बैठा दें, कोई दिक्कत, ये कैंसल आउट हुआ। x इज इक्वल टू 5 0 0 5 और 3 0, और x का वैल्यू कितना आ गया 5000। कहने का मतलब ये हुआ कि एक में आपको 5000 इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो दूसरे में कितना करना पड़ेगा 30,000 माइनस 5000, डायरेक्ट लिख दे रहा वैल्यू 25 0 0। तो एक में ये इन्वेस्ट करना है, दूसरे में 25 0 0 इन्वेस्ट करना 25,000, क्योंकि टोटल अमाउंट हमारे पास कितना था 30,000 को इन्वेस्ट करना था। तो पहले वाले में 5,000 अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो दूसरे में कितना करना पड़ेगा 30,000। क्वेश्चन बहुत आसान पूछा जाता है और आप ये कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा था, बोला ये जा रहा है कि ऐसे समझिए, इस क्वेश्चन को हटा दीजिए, ऐसे समझिए आपके घर में कुछ पैसा रखा हुआ है, ठीक है। मान लेते हैं कि पैसा है 30,000, अब उस पैसे को इन्वेस्ट करना है। जैसे आते हैं ना LIC वाले आते हैं, SBI वाले आते हैं कि सर हमारे यहाँ इन्वेस्ट कीजिए, हम ज़्यादा इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। तो ऐसे मान लेते हैं कि दो फंड में आपको इन्वेस्ट करना है। एक मान लेते हैं LIC में कर रहे हैं, दूसरे आप मान लेते हैं कि SBI में कर रहे हैं। तो हुआ ये कि एक 5% इंटरेस्ट मिल रहा है, दूसरा 7% इंटरेस्ट मिल रहा है। अब इस केस में क्या हुआ कि जब आप टोटल कैलकुलेट किए तो आपको एक बार मिला 1800 इंटरेस्ट, एनुअल इंटरेस्ट, और दूसरे बार में मिला 2000, ठीक है। तो अब पूछा जा रहा है कि किस में कैसे इन्वेस्ट किए थे, क्वेश्चन बस यही है। तो मान लेते हैं कि कुछ पैसा का यहाँ बात है कि कितने पैसे पहले वाले में लगाए और कितने दूसरे वाले, मतलब 5% वाले में, 7% वाले में। सिमिलरली जब 2000 मिला तो कितना पैसा पहले वाले में लगाए, मतलब 5% में, और कितना पैसा आप 7% वाले में लगाए। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। तो हम लोग को ऐसे काम करना है। मान लेते हैं कि x जो रुपया है हम लोग का वो इन्वेस्ट किए किसी एक में, तो दूसरे में कितना करेंगे 30,000 माइनस x। तो ये हमारा सिनारियो निकल कर आएगा। पहले वाले केस में दोनों बराबर था, जब 1800 हम लोग को मिल रहा था तो पहले वाले और दूसरे वाले में दोनों में 15,000 इन्वेस्ट करना था। इस केस में क्या हुआ कि एक में हमें 5,000 इन्वेस्ट करना पड़ेगा और दूसरे में 25,000 इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बात समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आज खत्म हो जाएगा। कौन सा क्वेश्चन नंबर बच्चा लोग 20 नंबर क्या है, जल्दी बताओ। अच्छा है यार, ये भी तो वही क्वेश्चन है। द बुक्स ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज 12 डजन केमिस्ट्री बुक, 8 डजन, ठीक है। चलो बच्चा लोग देखो, डायरेक्ट कर देते हैं। एक दर्जन में कितना होता है, एक डजन में 12 होता है, 12 से पहले मल्टीप्लाई कर लिए। 10 डजन केमिस्ट्री बुक, तो 10 केमिस्ट्री बुक कर दिए।
8 डजन फिजिक्स बुक, डजन के लिए पहले ही मल्टीप्लाई किया हुआ है, एंड 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक। यही है ना बच्चा लोग, देख लो थोड़ा। 10 डजन केमिस्ट्री, 8 डजन फिजिक्स एंड 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स। देयर सेलिंग प्राइस आर 80, 60 एंड 40। फाइंड द टोटल अमाउंट द बुक्स विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। अब क्या करेंगे हम, जल्दी बताओ। ये कर देंगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है? क्यों होगा, क्योंकि देखो ये भी क्या है, ये जो मैट्रिक्स है ये तो मान लेते हैं स्केलर वैल्यू है। ये जो मैट्रिक्स है हमारा 1 इंटू 3 का है, 1 रो 3 कॉलम। ये कितने का है, 3 इंटू 1, 3 रो 1 कॉलम। मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। जब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है और मल्टीप्लिकेशन कितने ऑर्डर का बनेगा, 1 बाई 1 का, तो जो भी वैल्यू आएगा वो टोटल हमारा आंसर हो जाएगा। सिर्फ आपको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करके आंसर कर देना है। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है? तो हमें नहीं लगता ये क्वेश्चन हमें बनाना चाहिए। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। चलो देखो, क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है, अच्छा एज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी। कुछ वैल्यू दिया वो लिखना पड़ेगा, एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी। एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी आर मैट्रिक्स है। अच्छा ठीक है, ये सब मैट्रिक्स है, तो थोड़ा सा हमें इसे कैपिटल करना पड़ेगा। ये एक्स है, देखो मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, एक्स वाई जेड है ना, ये जेड हो गया, ये डब्ल्यू हो गया, ये पी हो गया। ये तीनों मैट्रिक्स दिए हुए, मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। और मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 इंटू एन, 3 इंटू के एंड 2 इंटू पी, 2 इंटू पी, एन इंटू 3, पी इंटू के। ये ऑब्जेक्टिव है ना, हाँ। तो x के लिए दिया हुआ है 2 इंटू एन, 3 इंटू के, 2 इंटू पी, एन इंटू 3 एंड पी इंटू के। चलो हो गया। तो ये कुछ ऑर्डर, ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक साइड हम लोग लिख लिए हैं, और उसका ऑर्डर दिया हुआ वो भी लिख लिया। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 पहले हम लोग करते हैं। 21, तो क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है, द रिस्ट्रिक्शन ऑन एन के पी सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड। तो हमें क्या डिफाइन कर देना है, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई। और ये दोनों मैट्रिक्स है, ये वाई जो है ना कैपिटल वाई है, ये भी आपको कैपिटल वाई, मतलब ये पूरा मैट्रिक्स है। पी कैपिटल पी है, ठीक है, तो मैट्रिक्स डिफाइन करना है। तो देखो पी का क्या ऑर्डर है, पी इंटू के, मतलब पी में यहाँ पे ये रहा होगा पी इंटू के ऑर्डर, ठीक है। और वाई करना है ना, वाई ये है, वाई का ऑर्डर क्या रहा होगा, 3 इंटू के। इन दोनों में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हुआ है, क्लियर है। इसका मतलब ये हुआ कि हम क्या बताएं कि फर्स्ट वाले मैट्रिक्स का कॉलम होना चाहिए और सेकंड वाले मैट्रिक्स का रो। अगर ये बराबर होता है तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स पी का ऑर्डर ये दिया हुआ है, पी इंटू के। सेकेंड मैट्रिक्स वाई, वाई का ऑर्डर क्या दिया हुआ है, 3 इंटू के। इसका मतलब और ये दिया हुआ कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इससे हम यहाँ से निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि ये दोनों बराबर रहा होगा, तभी तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है। सबको समझ में आ रहा है? तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होता है जब फर्स्ट वाले का कॉलम और सेकंड वाले का रो इक्वल होता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि k इज इक्वल टू 3 रहा होगा। और समझ में आ गया? जब k इज इक्वल टू 3 रहा होगा तो p इंटू के का इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन से ऑर्डर बना होगा। यही होता है ना, जो रिमेनिंग बच जाता है उसका ऑर्डर बनता है। सबको समझ में आ रहा है? तो इन दोनों का जो ऑर्डर बना होगा वो बना होगा p बाई के का। क्लियर है? प्लस आते हैं इधर w का ऑर्डर कितना है, n इंटू 3, n इंटू 3, और y का क्या था 3 बाई के। ठीक है, यहाँ से देखो अब ये तो दिख ही रहा है कि इसका कॉलम और इसका रो दोनों बराबर है, तभी इन दोनों के बीच में पॉसिबल हुआ था। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर इसका बनेगा n बाई के का, ऑर्डर तो यही बनेगा ना, तो इसका ऑर्डर बना n बाई के का। क्लियर है? देखो पी वाई का जब हम लोग मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल करवाएं तो हमें ऑर्डर मिला पी बाई के का। डब्ल्यू वाई का जब करवाएं तो हमें ऑर्डर मिला एन बाई के का। ठीक है, और ये दोनों को प्लस करना है। प्लस तभी होता है जब ऑर्डर सेम होता है।
किसी भी मैट्रिक्स में प्लस हम लोग तभी कर पाते हैं जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। जब ऑर्डर सेम होगा तभी ये काम हम लोग कर सकते हैं। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ कि P n के बराबर है और K तो K के बराबर है ही। इसका मतलब यहाँ से निकाल सकते हैं कि P इज इक्वल टू n है। समझ में आया? तो चलो आओ क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन है द रेस्ट्रिक्शन ऑन n k एंड p सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड आर। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, k इज इक्वल टू 3, वो आया हुआ था, k इज इक्वल टू 3 कैसे आया हुआ है सब समझ में आ रहा है। और दूसरा ऑप्शन है n इज इक्वल टू p, वो भी आया हुआ है। मतलब हमारा फर्स्ट आंसर ही सही है। 21 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद बी ऑप्शन में चेक करते हैं, k इज आर्बिट्री एंड p इज इक्वल टू 2, वो तो नहीं आया, p इज इक्वल टू n आया हुआ है। p इज आर्बिट्री, k इज इक्वल टू 3 आया हुआ है, लेकिन p इज n के बराबर है, k इज इक्वल टू, मतलब जो सुटेबल आंसर है हमारा वो क्या है, ए नंबर है। क्लियर है? चलो बढ़ते हैं 22 के साथ। क्वेश्चन नंबर 22 कर रहे हैं। इफ n इज इक्वल टू p, हाँ वो तो प्रूफ कर चुके हैं, n इज इक्वल टू p, देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x माइनस 5z। ठीक है, 7x माइनस 5z। ठीक है, तो देखो ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पे कर लेते हैं 7x माइनस 5z, यही ना। इसका हमें क्या पूछा जा रहा है, ऑर्डर। क्लियर है? करना कुछ नहीं, देखो 7 एक स्केलर वैल्यू है, उससे मल्टीप्लाई करने से या कुछ भी करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसके ऊपर, मैट्रिक्स के ऑर्डर के ऊपर। ऐसे हम लोग देखे हैं ना, अगर मान लेते हैं 5 1 2 2 1 3, एक कोई मैट्रिक्स था 2/3 का, इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ेगा। तो ये 7 और 5 सिर्फ आपको कन्फ्यूज करने के लिए दिए हुए, इससे कोई मतलब नहीं है। अब हम लोग देखते हैं x का क्या ऑर्डर था, 2/n का, x का ऑर्डर है ना 2/n का, और z का क्या ऑर्डर है 2/p का, 2/p का। अब देखिए अभी बताएं कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। क्लियर है? इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों आपस में सेम है, तो 2 2 तो सेम आ ही रहा है, रो रो से और कॉलम कॉलम से होना चाहिए। मतलब n इज इक्वल टू पी आ गया, n इज इक्वल टू पी। ठीक है, अब आते हैं ऑप्शन के ऊपर। ऑप्शन में है इफ n इज इक्वल टू पी, वो दिया हुआ है, देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x माइनस 5z इज। तो n p के बराबर है और p n के बराबर है, तो हमें दो ऑर्डर मिल सकता है। या तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो 2/n का मिलेगा या 2/p का मिलेगा, दोनों तो सेम ही है। आते हैं आंसर के ऊपर। ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन है p/2, क्या p/2 है, नहीं, 2/n या फिर 2/p होना चाहिए। उसके बाद 2/n ऑप्शन में है, बिल्कुल है, तो यही सही हो जाएगा। फर्स्ट वाला नहीं होगा, क्यों, क्योंकि वो p/2 था। सबको समझ में आ रहा है, वो p/2 था और हमें ऑप्शन में चाहिए 2/n आया हुआ हमारा आंसर। 2/p रहता तो वो भी सही था, लेकिन 2/n यहाँ पे सही होगा, क्यों, क्योंकि b नंबर में 2/n दिया हुआ है, p/2 सही नहीं होगा। उसके बाद n/3 और p/n ये भी नहीं होगा सही, क्यों, क्योंकि p इज इक्वल टू n आया हुआ है। बात समझ में आ गया? तो इसमें कन्फ्यूजन बच्चा लोग को हो सकता है क्वेश्चन ऑप्शन ए और बी में, कि p/2 और 2/p में नहीं, तो हम लोग का आंसर 2/n होगा। क्यों, समझ में आ गया? क्लियर है सबको, कोई दिक्कत नहीं ना? p इज इक्वल टू n था और हमें आ रहा था 2/n या 2/p, दोनों में से कोई भी सही हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग को क्या करना है, ये हो गया ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स।